जय हिंद दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 की आप सब लोगों ने इनकम टैक्स की रिटर्न भर दी होगी। ऐसा कोई व्यक्ति रह गया है तो 31 दिसंबर तक आप अपनी बिलेटेड रिटर्न है भर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसी टिप्स या टैक्स प्लानिंग के बारे में बताने वाले हैं जिनको अब आपको अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आपको फॉलो करना है और आपको अपना टैक्स बचाना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं दोस्तों, एट ए टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं या लास्ट मोमेंट पर भागते हैं और कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट करनी रह जाती है, जिसके कारण ITR भरते समय उसको काफ़ी सारा टैक्स है वो देना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो श्योरली आपको टैक्स की बचत होने वाली है। तो देर न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेन टैक्स प्लानिंग इंडिविजुअल शुड डू नाउ फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आपको कुछ टैक्स प्लानिंग आज से ही कर लेनी है ताकि आपको जो टैक्स ज़्यादा ना देना पड़े, इंटरेस्ट ज़्यादा ना देना पड़े एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITR। तो सबसे पहला जो हमें काम करना है दोस्तों, मेक रेंट एग्रीमेंट। जो लोग सैलरी एम्प्लॉयड हैं उन्हें तो निश्चित रूप से ही HRA का अमाउंट है वो मिलता होता है, सैलरी का पार्ट होता है हाउस रेंट अलाउंसेज। कि आप अपना खुद का मकान नहीं है, आप किराए पर रह रहे हैं तो आपको HRA मिलता है। उस केस में दोस्तों क्या होता है, आपको प्रूफ देना पड़ता है कि आप किराए के मकान पर रह रहे हैं और आप कितना किराया है वो दे रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको HRA नहीं मिलता है, हमने काफ़ी सारी वीडियो में बताया है, वो सेक्शन 80GG के अंदर 60,000 रुपये तक की छूट वो भी ले सकते हैं अगर वो किराए पर रह रहे हैं और HRA नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से HRA क्लेम करने के लिए आप अपने पेरेंट्स को रेंट देते हैं, स्पाउस को या किसी भी आप व्यक्ति को रेंट देते हैं, किराया देते हैं, तो आपको रेंट एग्रीमेंट बना लेना है ताकि आप उसका क्लेम है वो ले पाएँ HRA का। आप अगर आपके एम्प्लॉयर को पहले से ही रेंट एग्रीमेंट बना के दे देंगे तो वो आपका TDS ज़्यादा नहीं काटेंगे और आपका रेंट एग्रीमेंट में जो HRA की छूट आपको एप्लीकेबल है वो आपको दे देंगे। अदरवाइज आपको एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITR है वहाँ पर भी आप अपनी ये छूट है वो ले सकते हैं। इसके बाद में बताना चाहेंगे मेडिकल जो एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों, वैसे तो हर घर का ये रहता है खर्चा, मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह हम करते हैं खुद के ऊपर करते हैं। एक तो मेडिकल इंश्योरेंस होता है, प्रीमियम करवाते हो आप। उसके अलावा नॉर्मल से डे टू डे रूटीन के खर्चे होते हैं जो आप अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स 60 साल से ऊपर हैं तो आपको पता होगा कि 50,000 रुपये की सेक्शन 80D के अंदर आप छूट ले सकते हैं। तो ऐसा कोई भी खर्चा आप कर रहे हैं, कोई भी आप ऐसी मेडिसिन ला रहे हैं तो उसका आपको जो है सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी है वो रखनी है अपने पास में, ताकि कल को डिपार्टमेंट अगर आपसे मांगे तो आप उसको है वहाँ पे पेश कर सकते हैं। इसके बाद में सेव ऑल डोनेशन रिसीट। बहुत सारी ट्रस्ट बनी होती है, NGO बने होते हैं जिनको अगर आप डोनेशन देते हैं तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। सेक्शन 80G जो होता है, जैसे अभी आप PM केयर फंड, रिलीफ फंड में वगैरह में किसी ने अगर डोनेशन दी थी पिछले 1-2 सालों में तो 80G के अंदर उनको 100% डिडक्शन मिली थी। कुछ 50% डिडक्शंस वाले होते हैं और कुछ ऐसी संस्थाएं भी होती हैं जो आपको टैक्स प्लानिंग में हेल्प करती हैं। और इसके अलावा 80GGC एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, अगर उसको आप चंदा देते हैं तो आपको 100% तक 100% की 100% है वो टैक्स छूट मिल जाती है बिना किसी लिमिट के। तो ऐसा कोई चंदा डोनेशन अगर आप देते हैं तो उनकी रिकॉर्ड भी आपको संभाल के रखना है, क्योंकि ना तो 26AS में शो करते हैं ना ही AISTS में शो करते हैं। तो इस तरह से आपको जो है ये रिकॉर्ड अपने संभाल के रखना है। इसके बाद में ओपनिंग एन NPS अकाउंट, न्यू पेंशन स्कीम, आपको पता होगा गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी, उसमें 80CCD1 80CCD2 ये 2 चीज़ें तो होती हैं। 80CCD1B के अंदर भी आप एक छूट ले सकते हैं, वो 50,000 रुपये है। कोई भी व्यक्ति इसके अंदर अकाउंट खुलवा सकता है और अप टू 50,000 की डिडक्शन ले सकता है। अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 50,000 का 30% 15,000 रुपये आप सीधा ही डायरेक्ट टैक्स बचा सकते हैं, साथ में आपका पैसा है वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद में स्टार्ट एन SIP इन इक्विटी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है दोस्तों। हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा पैसा बच जाए, 2 रुपये इकट्ठे हो जाएं, तो हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो SIP अगर आप स्टार्ट कर देते हैं सिस्टमेटिक ढंग से, ये इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, आप हर महीने 3 महीने 6 महीने में एक निश्चित अमाउंट है वो आप डाल सकते हैं कि इतने रुपए मैंने इन्वेस्ट करने हैं, तो अपने आप अकाउंट के कटते जाएंगे। अगर आप इक्विटी सेवर ELSS में अगर ये पैसा डालेंगे तो आपको धारा 80C जो इनकम टैक्स की है वो 1.5 लाख रुपए तक की छूट देती है। इसके अलावा PPF अकाउंट होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके अलावा बहुत सारी डिडक्शंस होती हैं 80C के अंदर, उन सभी को आपको जो है अपनी एज और रिस्क के हिसाब से जो आपको उचित लगता है। टैक्स सेवर FD आती है 5 साल की, तो इंश्योरेंस बाय करना है, टर्म इंश्योरेंस बाय करना है। 80C को आप सेक्शन को डिटेल में रेफ़र कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो भी बना रखी है जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देते हैं कि 80C के अंदर कौन कौन सी डिडक्शंस हैं आप ले सकते हैं, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है और आपके अकॉर्डिंग, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आपको सूटेबल होती है तो आप उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इसके बाद में अगर आप 30% के ब्रैकेट में आते हैं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो अपने नाम से FDR वगैरह करवा के रखते हैं या शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी अलग से इनकम और कमाते हैं, तो उनको पहले से ही 30% टैक्स देना पड़ रहा है, हायर टैक्स ब्रैकेट उनका आ रहा है। तो उनको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा जेंटली उनको अगर ढंग से अपने प्लानिंग करेंगे तो कुछ पैसा जो उनका एक्स्ट्रा अमाउंट है वो अपने फैमिली मेम्बर को गिफ्ट दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं, और ताकि उसके ऊपर जो होने वाली कमाई है वो उस फैमिली मेम्बर के ही हाथ में टैक्सेबल हो, आपको 30% ना देना पड़े। और उस फैमिली मेम्बर को 2.5 लाख रुपए की वैसे ही छूट होती है, और 87A के अंदर 2.5 लाख की छूट आप और ले सकते हैं। मतलब 5 लाख रुपए तक की कमाई अगर आपका फैमिली मेम्बर करेगा आपके द्वारा दिए गए फंड्स की, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है और आपका 30% टैक्स है वो बच जाएगा। लेकिन आपको क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविज़न ध्यान में रखना है। आप अपने स्पाउस को देते हैं या माइनर चाइल्ड को देते हैं तब ये प्रोविज़न, ये आपका जो है क्लबिंग ऑफ सेक्शन हो जाएगा, वो सारी की सारी इनकम आपके ऊपर जुड़ जाएगी। इस गिफ्ट के ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देते हैं। इसके बाद में ओपन एन HUF अकाउंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये एक नई एंटिटी हो जाती है जिसका कि नया पैन नंबर बन जाता है और इसका अलग से ही नया अकाउंट खुल जाता है। तो अगर आप टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, HUF के बारे में हमारी बहुत ही जल्द एक वीडियो आने वाली है कि आप HUF कैसे बना सकते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। HUF को दोस्तों 2.5 लाख रुपए की अलग से छूट मिलती है इनकम टैक्स के अंदर, तो एक अलग एंटिटी हो जाती है। इसके नाम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप HUF अगर अपना बनाना चाहें अपनी पूरी फैमिली का, अगर आप मैरिड है तो आप अपना HUF है बना सकते हैं। इसके बाद में डू कीप रिकॉर्ड ऑफ टर्नओवर, अगर आप सेल दे रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं और आपके पास GST रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको पता होगा कि 40 लाख रुपए तक की सेल है वो आप बिना GST की कर सकते हैं, और 20 लाख रुपए तक की सर्विस है वो आप बिना GST के दे सकते हैं। ये लिमिट क्रॉस होने के बाद में आपको GST नंबर लेना जरूरी हो जाता है। GST की बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। अगर आपकी जो लिमिट है क्रॉस हो रही है तो आपको इमीडिएट इफेक्ट से ही GST नंबर लेना पड़ जाएगा और रजिस्ट्रेशन लेकर के आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जब डिपार्टमेंट को पता लगता है तो आपसे टैक्स पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह काफ़ी वो वसूल सकते हैं। तो आपको अपनी लिमिट है जो टर्नओवर है अकाउंट के अंदर भी उतना ही टर्नओवर करना है ताकि आपकी GST की लिमिट में ना आए अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो। इसके बाद में इफ़ स्विचिंग जॉब, कई बार क्या होते हैं कुछ लोग स्विच कर देते हैं जॉब, एक जॉब से दूसरी जॉब में चले जाते हैं और 6 महीने एक जगह काम किया, 6 महीने दूसरी जगह काम किया, तो क्या होता है दोस्तों 50,000 रुपये की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ध्यान होगा वो दोनों एम्प्लॉयर दे देते हैं। लेकिन जब ITR भरेंगे तो आपको एक ही बार वो डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो इस कारण आपको इस 50,000 रुपये पर टैक्स देना पड़ सकता है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं तो आपको अपने बाद वाले एम्प्लॉयर को बता देना है कि मैंने पहले वाले एम्प्लॉयर से इतनी इनकम ली थी और भी कोई इनकम है तो आप उसको बता सकते हैं ताकि वो आपका एडवांस में ही TDS काट ले और आपको एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR आपको अगर आपका टैक्स ना बने और टैक्स बन गया तो आपको एडवांस टैक्स के इंटरेस्ट में भी भरना पड़ सकता है और भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो इसलिए आप अपने एम्प्लॉयर को जो भी आपकी अदर इनकम है वो ज़रूर बताएं ताकि इस तरह से वो TDS का भी अपना प्रोविज़न है वो कर ले। इसके बाद में रिव्यू योर स्टॉक, दोस्तों बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में जो है ट्रांजैक्शंस करते हैं और उनका अलग से पोर्टफोलियो होता है इक्विटी के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर और भी काफ़ी तरह के जैसे इंट्राडे या जो भी उनके ट्रांजैक्शंस करते हैं वो उनका पोर्टफोलियो होता है। तो आपने अपने पोर्टफोलियो को देख लेना है। जैसे आपको पता होगा जो कैपिटल गेन है आपका लॉन्ग टर्म वो 1 लाख रुपए तक माफ़ होता है। 1 लाख रुपए तक माफ़ होता है तो इसका मतलब 1 लाख रुपए की जो आपका टैक्स है वो फ्री होता है, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई पिछले सालों में कोई आपका एक 2 तरह का होता है दोस्तों, अगर आपको लॉस हो गया तो एक सेट ऑफ होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। सेट ऑफ का मतलब उसी साल से ही किसी प्रॉफिट से उस नुकसान को सेट कर लेना, और उस साल में अगर प्रॉफिट नहीं है तो उस साल के नुकसान को अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करना। तो पिछले किसी साल का कैरी फॉरवर्ड का लॉस आ रहा है तो वो आप इस साल में एडजस्ट कर सकते हैं। 1 लाख रुपये की छूट आप ले सकते हैं। आप अपना जो है जो आपको लग रहा है कि इसमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो 1 लाख रुपये तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपने जो प्रॉफिट बुक कर लिया है उसी के ऊपर ही आपका टैक्स का ट्रीटमेंट होगा। अगर आपने अनरियलाइज प्रॉफिट वगैरह कोई किया है तो उसके ऊपर आपको किसी तरह का कोई टैक्स का ट्रीटमेंट नहीं होता है। एक रियलाइज्ड और एक अनरियलाइज्ड 2 तरह के आपके प्रॉफिट होते हैं। तो रियलाइज प्रॉफिट 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म में माफ़ है, और आपको कोई लॉस बुक करना है तो वो भी आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग है वो कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों इन सभी टिप्स को फॉलो करके आप अपना निश्चित रूप से ही टैक्स बचा लेंगे और टैक्स प्लानिंग है वो कर लेंगे। आपको इनकम टैक्स में हमेशा लीगल रहना है और लॉयल रहना है। आपको किसी भी तरह की गलत जो है डिडक्शंस नहीं लेनी है, फेक डिडक्शन नहीं लेनी है। जैसे कि आपको पता होगा
इन सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन मांग रहा है कि आपने ये डिडक्शन ली है इसका हमें प्रूफ दे दीजिए। तो इस तरह से आपको बिल्कुल लीगल रह करके इन सभी टिप्स को फॉलो करके अपना टैक्स बचाना है। इस वीडियो से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।